हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, एथिक्स में 130 मार्क्स हम कैसे लेके आए, आपका ये सीरीज चल रही है। पहला जो वीडियो था उसमें 60 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो एथिक्स के हैं उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो था 2024 का जो PYQ था उसको एनालाइज किया था। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट आएंगे। तो इस वीडियो में हम 2023 का जो PYQ है उसको एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, इलस्ट्रेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इसमें क्या पूछा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेफरेंस में आपको मोरल इंटीग्रिटी से क्या समझते हैं और उसके अलावा प्रोफेशनल एफिशिएंसी से क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बाय विच द कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड गवर्न्ड। तो ऐसे करके बता सकते हैं। एंड फिर लिख सकते हैं कि इसमें मोरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो ये हम एक आपका इंट्रो इस टाइप का बना सकते हैं। और एक इसमें डायग्राम हम बना सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे या तो वेन डायग्राम करके बना सकते हो, एक में प्रॉफिट मोटिव हो, एक में पीपल हो, एक में आपका सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट। तो ऐसे एक आप डायग्राम बना सकते हो उसके नीचे। फिर उसके बाद हम मोरल इंटीग्रिटी से हम क्या समझेंगे उसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो मोरल इंटीग्रिटी आप इसको कई तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। मैंने एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था आपको, उसमें नोलान का जो 7 प्रिंसिपल था। तो नोलान का 7 प्रिंसिपल एस सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड एल से लीडरशिप, ये सारी चीज़ें थी। तो ये आंसर आप पूरा इसी से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये आंसर पूरा इसी से लिखोगे तो आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन आंसर हो जाएगा। जो मोस्टली लोग लिखेंगे मोरल इंटीग्रिटी का, तो वो सारे लोग इसी में लिख लेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें 2-3 पॉइंट आपका नोलान से लेना है। कि जैसे मोरल इंटीग्रिटी का मतलब मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी होता है, और इसके अलावा ऑनेस्टी होता है, एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ऐसे आप बता सकते हो। और कुछ पॉइंट जो हम थिंकर्स बहुत सोचे थे ना, एज पर सोक्रेटिक, आइडियल मैन, और मैं बाकी कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, ये गांधी जी का 7 सिंस। तो ऐसे 2-3 पॉइंट हम इंटीग्रेट करके इसमें इसको भी बताएंगे। और साथ में हम एग्जांपल या तो रतन टाटा जी का दे सकते हैं, वो आपका मोरल इंटीग्रिटी उनका बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा किसी IAS ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट का दे सकते हैं। अशोक खेमका जी का बहुत कॉमन है, तो अभी कोई दुर्गा नागपाल शक्ति मैडम जो IPS थी उनका आप दे सकते हो, या किसी और का भी आपको अगर एग्जाम्पल है तो वो दे सकते हो। प्रोफेशनल एफिशिएंसी से हम क्या समझते हैं, प्रोफेशनल एफिशिएंसी से मतलब या कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसमें हम ये लिख सकते हैं कि काम आपका टाइमली हो, इफेक्टिवली हो, और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन आपका वेस्ट ना हो। तो इसके अलावा जो वर्क कल्चर हो वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो कि आपका सारे लोगों को ग्रोथ का मौका मिले। तो प्रोफेशनल एफिशिएंसी से ये मतलब होता है। टीम बिल्डिंग हो जाएगी, अगर आपका प्रोफेशनल एफिशिएंसी होगा तो आपका टीम में बहुत ज़्यादा वो रहेगा, टीम बिल्डिंग आप इससे कर सकते हो। लीडरशिप भी आपका क्वालिटी इससे इम्प्रूव होगा। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो कि ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, और बाद में एक आप दोनों को समराइज करके एक कंक्लूजन दे सकते हो। तो ये चीज़ इसमें भी आप एग्जांपल किसी न किसी का दे ही सकते हो, या तो अजीज प्रेम जी का, या फिर इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का, ऐसे करके आप दे सकते हो। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल एड इज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज्ड नेशन, कॉमेंट ऑन द एथिक्स इन कंटेम्पररी इंटरनेशनल एड, सपोर्ट योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो अभी जो इंटरनेशनल एड दिया जाता है तो इसमें क्या एथिकल आप पॉइंट बता सकते हो। तो इसमें आपका आप स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऐसे कर सकते हो कि इंटरनेशनल एड जो भी है दिया जाता है किसी रिसोर्स चैलेंज नेशन को, ताकि उसका सपोर्ट किया जा सके। और ये वसुधा कुटुंबकम का एक प्रिंसिपल को भी एक तरीके से फॉलो करता है। ऐसे आप एक इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल एथिक्स का आप लिख सकते हो। उसके बाद जो एथिकल इसमें जो चीज़ें हैं,
तो इंटरनेशनल एड में, तो इसका जो पहला पॉइंट होगा कि मतलब सबसे पहले तो ये आपका कम्युनिटेरियज्म प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, क्योंकि आप अगर हेल्प करोगे किसी भी देश को तो वो आपका एक तरीके से वहाँ के लोगों के हेल्प में ही काम आएगा। तो जितना ज़्यादा लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट होगा तो ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल में भी आ जाएगा, सोसाइटल एथिक्स में भी आ जाएगा। और रिसोर्स चैलेंज लेसन में अगर आपको कोई इंटरनेशनल एड दे रहा है तो वहाँ से कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है, इक्विटी प्रिंसिपल भी यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा आप गांधी जी का या फिर किसी का सर्वोदया प्रिंसिपल भी यहाँ पे बता सकते हो, किसी और थिंकर का ऐसे इंटीग्रेट करके कि ये सर्वोदया प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। और इसके अलावा आप 2-3 पॉइंट और बता दोगे कि इन्वायरमेंटल बहुत सारा जो इंटरनेशनल एड होता है इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी होता है, तो इससे आपका स्टीवर्डशिप प्रिंसिपल या फिर आपका ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी ये भी फॉलो होता है। तो इंटरनेशनल एड का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप ऐसे 4-5 पॉइंट बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक आपको निगेटिव भी बताना है, मतलब इसका कॉन्स क्या है इंटरनेशनल एड का, कि अगर आपका इसका मोटिव अच्छा नहीं हो, जैसे कि जो चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी होती है, तो उसमें चाइना क्या करता है, लोन देता है लेकिन लोन नहीं भर पाते हैं लोग, हाई इंटरेस्ट पे देता है, तो उसका वहाँ पे ज़मीन वो हड़प लेता है, तो वो सोवरेनिटी भी इशू आ जाती है। तो इंटेंशन क्या है अगर आप इंटरनेशनल एड का, तो अगर गलत इंटेंशन से अगर आप इंटरनेशनल एड देते हो तो वो भी एक गलत प्रिंसिपल है। तो ये एक कुछ निगेटिव पॉइंट इसका बता सकते हो। और एक कॉमन आप एग्जांपल इसका दे सकते हो कि इंटरनेशनल एड इंडिया ने मालदीव का दिया, IMF देता है बाकी रिसोर्स चैलेंज नेशन को, तो ये सब आप एग्जांपल्स इसमें दिखा सकते हो। और कंक्लूजन आप एक बता सकते हो समरी वाइज में कि इसको इंटरनेशनल एड ज़रूरी है, लेकिन जो इसके पीछे का मोटिव होना चाहिए वो भी एथिकली हो ड्रिवन होना चाहिए, ताकि आपको सोवरेनिटी और किसी के इंडिविजुअलिटी पे उसका इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसे करके आप बता सकते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेल्योर ऑफ कोर वैल्यूज इन सोसाइटी। In your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values of society? तो इसमें एक आपका स्टेटमेंट दिया है, करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेल्योर ऑफ कोर वैल्यू। तो अगर सोसाइटी में जो कोर वैल्यू है उनको फेल अगर हो जाते हैं तभी करप्शन होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि आप इसको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हो सोसाइटी का कोर वैल्यू। तो लेकिन हमारा जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि करप्शन मैनिफेस्टेशन है फेल्योर ऑफ कोर वैल्यू, तो इसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो आप करप्शन का जो मैंने एक जो 60 कीवर्ड दिया था उसमें मैंने आपको एक डिफिनीशन टाइप का दिया था कि जब जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ना हो और आपको डिस्क्रिशन हो तो वहाँ पे करप्शन का जन्म होता है। तो आप वो सीधे इक्वेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे करप्शन के लिए। तो या फिर ये भी आप लिख सकते हो, करप्शन इज द कि खुद का जो पावर है किसी को मिली है उसका मिसयूज करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर यूज करते हैं तो वो करप्शन होता है। तो एक आप जनरल डिफिनीशन दे सकते हो। और साथ में जो मैंने इक्वेशन बताया था 60 कीवर्ड में, कीवर्ड का जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताया था उसमें एक मैंने करप्शन का वो बताया था, तो आप उसको भी वहाँ पर नीचे लिख सकते हो। अब इसके अलावा जो कोर वैल्यूज़ हैं आप ये भी बता दो एक पॉइंट में, द कोर वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। इसमें आप क्या क्या होगा, ऑनेस्टी होगा, इंटीग्रिटी होगा, है ना, और कंपैशन होगा और एम्पैथी होगा। ये सब जो कोर वैल्यूज़ हैं, ट्रूथफुलनेस होगा, ये सब चीज़ें अभी कोर वैल्यू इन्हीं का फेल्योर ही तो है करप्शन का जो ओरिजिन। तो ये सब आप उसमें एड्रेस करोगे कि द कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटीज आर दिस एंड द फेल्योर ऑफ दिस लीडिंग टू करप्शन इन द सोसाइटी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि कैसे हम अपलिफ्ट करें। तो अपलिफ्ट करने के लिए या तो देखिए सबसे पहले तो पेरेंट्स और जो होते हैं उनका है कि अगर वो एथिकल वैल्यूज़ इनकलकेट करें बचपन से ही तो वो चीज़ हो जाती है। फिर स्कूल का भी रोल आ जाता है, स्कूल में भी आपको एथिकल मोरल जो भी एजुकेशन है उसे प्रॉपरली दिया जाए। टीचर्स का भी हो जाएगा तो वो स्कूल में ही आ जाएगा। इसके अलावा आपका कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, लॉज, इन सब चीज़ों का जो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये आपका उन सब चीज़ों को करके हम मोरल वैल्यूज़ इन एजुकेशन और ये सब चीज़ें करके हम मोरल वैल्यूज़ आपको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आप 5-6 पॉइंट दे देंगे
और उसके साथ साथ में एग्जाम्पल भी कुछ दे देंगे कि अभी जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी आपका मोरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है। जो टीचर्स हैं उनको भी मोरल वैल्यूज़ पे ट्रेनिंग और उनका भी प्रॉपर ट्रेनिंग हो ताकि वो खुद जाके बच्चों को सिखा पाए। और ये सब बाकी इसके अलावा जो और भी चीज़ें अगर कुछ एग्जांपल मिलती हैं आपको तो वो आप दे सकते हो मोरल वैल्यूज़ में। मिशन कर्मयोगी आप बता सकते हो कि इससे क्या होगा कि इसमें भी आपको मोरल वैल्यूज़ जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनको इनकलकेट करने के लिए वो किया गया है। तो ये सब 4-5 आप एग्जाम्पल बता के इसको कैसे अपलिफ्ट करें ये बता सकते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन कोहर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें पूछा है कि कोहर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, आप एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो इसमें आप एक कोहर्सन का एक डिफिनीशन दे दोगे और अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक डिफिनीशन दे दोगे। कोहर्सन मतलब कोई आपको जबरदस्ती आपसे जो काम ना करना चाह रहे हो आपको कराना चाह रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है कि जैसे कि आप इसमें भी आपको काम कराया जाता है लेकिन इसमें फोर्सफुली नहीं होता है, इसमें परसुएशन का यूज किया जाता है और आपको इमोशनल ब्लैकमेल एक तरीके से कह सकते हैं किया जाता है। तो एक आप डिफिनीशन दोनों का लिख दो और साथ में फिर आप टेबल बना के इसका कोहर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप इसका प्रॉपरली बता सकते हो एस्पेक्ट कि एक फोर्सफुल होता है, एक परसुएट करके होता है, एक में आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, एक में आपके पास ऑप्शन होता है कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो एक होता है आउटर होता है कि मतलब और एक होता है इंटरनल। तो इन सब चीज़ों को जो डिफरेंशिएशन है आप 3-4 पॉइंट बता के और एक एग्जांपल कोई दे दो कि मतलब प्रॉपरली इसमें कंपनी सेटअप में या फिर किसी भी सीनियर का या ऐसे करके एग्जांपल आप बता सकते हो। आपके लाइफ में भी कुछ रिलेटेड ऐसा हुआ तो एक एग्जांपल आप दे सकते हो। तो वो चीज़ हो गई है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आपका वो आपका कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाई फार मोर पावरफुल देन 1,000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर, महात्मा गांधी। तो कल भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि मतलब स्ट्रेंथ और फेथ वो जरूरी है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है इसमें कि जो सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है वो मोर पावरफुल होता है किसी 1,000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर। तो इसका ये मतलब हुआ कि काइंडनेस अगर क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि क्योंकि काइंडनेस अगर आप किसी का दिखाओगे तो कुछ आप जैसे भूखा है, अगर आपने काइंडनेस दिखा दिया, सिंपलेस्ट एक्ट उसको खाना खिला दिया तो एक उसका भूख मिट गया, तो एक तरीके से आप ये बता सकते हो। और काइंडनेस इससे ये होता है कि अगर आपने किसी की हेल्प की तो एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। इसको सोशल एथिक्स में देख सकते हो, है ना। तो इससे ये चीज़ हो जाएगी। अगर काइंडनेस रहेगा तो ये चीज़ें लॉ ऑफ कर्मा में आप दिखा सकते हो कि अगर हम काइंडनेस दिखाएंगे तो फ्यूचर में हमें भी कोई काइंडनेस दिखाएगा। तो जैसा बोया वैसा पाया करके आप बता सकते हो। इसके अलावा कई सारे थिंकर्स हैं, जैसे मदर टेरेसा ने बताया है कि काइंडनेस इज़, अगर आप काइंडनेस दिखाओगे तो आप गॉड को पा सकते हो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया है, जितने रिलीजन हैं वो बताते हैं कि काइंडनेस का सिंपल एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूजिंग योरसेल्फ इन काइंडनेस इज़ फाइंडिंग द गॉड। ऐसे करके 4-5 जो थिंकर हैं उनके बारे में भी बता सकते हो। तो ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं वो करना है, 5-6 पॉइंट आप ऐसे आराम से बता सकते हो काइंडनेस से रिलेट क्या क्या बेनिफिट है। और फिर एक आप इसका एंटी व्यू बता सकते हो कि मतलब एक डायमेंशन यही बता सकते हो कि क्या है कि कभी कभी हमें प्रेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम काइंडनेस का एक्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्रे कर सकते हैं। अब जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया तो वहाँ पे आप प्रे ही कर सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते हो। कोई बीमार है और लेकिन आप उतना कैपेबल नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, तो आप भी वहाँ पे सिर्फ प्रे ही कर सकते हो कि ठीक हो जाए। तो ये सब चीज़ें 2-3 एग्जाम्पल आप बता सकते हो जो अनदर डायमेंशन का है, मतलब जो प्रॉपरली एक एंटी व्यू हो जाएगा, तो इससे आपको नंबर और अच्छा मिलेगा। जो नेक्स्ट कोड बेस्ड क्वेश्चन है, टू अवेकन द पीपल इट इज़ द वुमेन हु मस्ट बी अवेकेंड, वंस शी इज ऑन द मूव द फैमिली मूव्स, द विलेज मूव्स, द नेशन मूव्स। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। तो इसमें आपको बता सकते हो कि हाँ इट इज़ इंडीड, इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मतलब जो औरत होती है किसी घर की, अगर वो
एजुकेटेड हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस अगर वो अपना खुद से खर्चा करके करती है तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन देगी, बच्चों को मोरल एजुकेशन देगी, साथ में आपका हेल्थ पे भी ध्यान देगी, तो सोसाइटी एक हेल्दी होगी, तो हम अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो रीप कर पाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक जो बेनिफिट होगा वो बहुत होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। इसका कोई फैक्ट अगर आपको पता है कि अगर वुमेन और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर उनका होता है तो उससे जीडीपी में कितना इफेक्ट पड़ेगा, आप ये बता सकते हो। वर्ल्ड बैंक ने कुछ डाटा दिया था कि इंडियन जीडीपी कुछ तो 5 या 10% से बढ़ जाएगी। अगर वुमेन होगी तो जो फैमिली होगी वो फैमिली अच्छा करेगी, जब फैमिली होगी अच्छा करेगी तो जो वहाँ का विलेज होगा वो विलेज अच्छा करेगा, सोसाइटी अच्छा करेगा, जब सोसाइटी अच्छा करेगा तो नेशन ऑब्वियसली अच्छा करेगा। तो ये आप ऐसे इंटरलिंक करके आप बता सकते हो इसमें सारे क्वेश्चन, और एग्जांपल दे सकते हो। मतलब कि अभी आपका सेवा जो ग्रुप है उसमें औरतें कितना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हुई, तो उनका जो लिटरेसी है उनके बच्चों का, उनका जो हेल्थ है कितना इंक्रीज हो गया। तो एक आप एग्जांपल ऐसे करके 2-3 दे सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट हेट एनीबडी बिकॉज द हेटर दैट कम्स आउट ऑफ यू मस्ट in the long run come back to you. If you love, that love will come back to you, completing the circle. तो ये आप बता सकते हो, ये थ्योरी ऑफ कर्मा से रिलेटेड है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, पाकिस्तान है वो टेरर स्पॉन्सर करता है और उसके वहाँ पे खुद ही टेररिस्ट अटैक इतने सारे होते हैं। एक एग्जांपल आप इंडिया का दे सकते हो लव में, कि इंडिया लोगों की हेल्प करता है वैक्सीन मित्री के थ्रू और बाकी लोगों में, तो वो वैसा रिस्पांस इंडिया को वापस लव के रूप में मिलता है, लोग हेल्प करते हैं इंटरनेशनल से। तो ये एग्जांपल, और इसके अलावा भी और आप एग्जांपल दे सकते हो, और कोई अगर आपको पता चलता है तो एक आप देख रहे हो कि मतलब कितना ज़्यादा रिलेटेड है। कि अभी जो क्वेश्चन इससे ऊपर आया था कि काइंडनेस का क्या बेनिफिट है, तो आप यहाँ पे सेम चीज़ वही आप दिखा सकते हो कि लव का क्या बेनिफिट होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आएगा, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, और इसके अलावा सोसाइटी में सोशल कैपिटल होगा। और बाकी थिंकर्स का भी बता सकते हो कि उसमें इंटीग्रेट कर दो कि ये सोक्रेटिक आइडियल मैन या आइडियल लाइफ से रिलेटेड है। गांधी जी का सर्वोदय प्रिंसिपल फॉलो करेगा कि जितना आप लोगों का हेल्प करोगे एक तरीके से वो आपके वापस आएगा। और आप बता सकते हो इसमें एग्जांपल अजीज प्रेम जी का, कि वो कितना ज़्यादा डोनेट करते हैं और उससे ज़्यादा ही मतलब वापस रिटर्न आपका, उनकी कंपनी उतना ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करती है, उतना ही उसका ब्रांड वैल्यू अच्छा बनता है। तो ये आप बता सकते हो। तो ऐसे 2-3 एग्जांपल आप बता के दिखा सकते हो कि लव करोगे तो वापस सर्कल बैक, वापस आपको लव ही मिलेगा, हेट करोगे तो वापस आपको हेट ही मिलेगा। तो इसका एक डायग्राम भी आप बना सकते हो इसमें कि विशियस सर्कल एंड वर्चुअस सर्कल। विशियस सर्कल मतलब हेट ब्रिंग्स हेट, एंड वर्चुअस सर्कल मतलब लव ब्रिंग्स लव। ये ऐसे आप एक एग्जाम्पल बना मतलब डायग्राम बना सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रियली मैटर्स फॉर सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस, lifelong achievement is a definite set of emotional skills, your EQ, not just purely cognitive abilities that are measured by conventional IQ. Do you agree with the view? Give reason in support of your answer. अब इसमें ये बोला है कि IQ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट EQ है। EQ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आप इसका जो स्टार्ट कर सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस का डिफिनीशन से कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू गोलमैन कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज यूजिंग योर इमोशन फॉर द बेनिफिट ऑफ योर्स, या फिर अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए या किसी को रेगुलेट करने के लिए। तो आप एक डेफिनेशन दे सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस का। फिर आप बता सकते हो कि सिर्फ IQ से क्यों नहीं कुछ होगा, EQ भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ IQ होता है, आप इसमें एक कोट आता है कि IQ led to hire and EQ led to growth in the company। तो मतलब आपके IQ से आपका हायरिंग होता है, और लेकिन EQ से आप प्रमोशन और ग्रोथ पाते हो। सिर्फ IQ होगा तो आप उतना ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अगर EQ रहेगा तो आप टीम
प्लेयर बन के रहोगे, आप अपने इमोशन को मैनेज करोगे, अगर आप सेल्फ अवेयर रहोगे कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ग्रीड नहीं करोगे, आप मतलब इसमें तो मतलब आप कितना चीज़ आप बता सकते हो। कल के जो वीडियो मैंने बताया उसमें भी एक इमोशनल आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें आप ये बता सकते हो। इसके अलावा इक्विटी प्रिंसिपल, आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचोगे, फ्यूचर के लिए भी सोचोगे, तो सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल, गांधी जी का सर्वोदय कि नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक, आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखोगे, आप CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू आप प्रॉपरली लोगों की हेल्प भी करोगे कंपनी में। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी EQ और IQ के बारे में थोड़ा एथिक्स पढ़ा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोरल इंट्यूशन एंड फ्रॉम मोरल रीजनिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अब मोरल इंट्यूशन और मोरल रीजनिंग के बारे में पूछा है, तो इसमें भी आप दे सकते हो। जो मोरल इंट्यूशन होता है वो हमारा एक एक्सपीरियंस या फिर ऐसे इंट्यूटिव होता है कि हम उसको बस जान लेते हैं कि इट इज़ राइट एंड इट इज़ रॉन्ग। तो और मोरल रीजनिंग क्या होता है, हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, क्या ये सही है गलत है, प्रॉपर फैक्ट्स डाटा रैशनैलिटी से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो मोरल रीजनिंग हो जाता है। अब इसमें आप इसका डिफरेंस दे दो कि जो मोरल इंट्यूशन होता है वो हमारे एक्सपीरियंस से आता है, हमारे जो पास्ट कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो उससे हमें लगता है कि, और बाकी जो मोरल रीजनिंग है डाटा फैक्ट इन सब चीज़ों से आता है। ये इंटरनल होता है, मोरल आपका रीजनिंग आउटर होता है। इसके अलावा इसमें हम मोरल इंट्यूशन में ये है कि स्लिपरी स्लोप भी कभी हो जाएगा कि अगर आपने सिर्फ मोरल इंट्यूशन का यूज करना चालू कर दिया तो फिर हो सकता है कि कभी आप गलत हो जाओ और ये फिर स्लिपरी स्लोप हो जाए कि एक बार गलती हुई तो बार बार होती चली जाएगी। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं उतनी रहती है ना। अगर आप बस कोई पब्लिक सर्वेंट है और सिर्फ अपने दिल की बात सुन के बिना किसी फैक्ट और वो सब करके कर दे तो कितना ज़्यादा बवाल हो जाएगा। तो वो चीज़ें, तो दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए कि ऐसे आप करके एक कंक्लूजन दे सकते हो। तो मोरल इंट्यूशन मोरल रीजनिंग का आपका ये हो गया क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज कॉन्शियंस अ मोर रिलायबल गाइड व्हेन कंपेयर टू लॉ रूल्स रेगुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, डिस्कस। क्या कॉन्शियंस एक रिलायबल गाइड है कंपेयर टू लॉ रूल्स रेगुलेशन? तो इसमें एक आप पार्ट बता सकते हो कि हाँ इसमें है, क्योंकि कभी कभी लॉ क्या होते हैं वो जस्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हमारा कॉन्शियंस ही हमारे काम आता है। जैसे गांधी जी ने क्या किया था, सॉल्ट ब्रेक किया था, तो वहाँ पे भी उनका कॉन्शियंस आया था। तो बाकी चंपारण में गए थे तो वहाँ पे भी आपका उनका कॉन्शियंस ही था कि लॉ के अगेंस्ट वो जाके वहाँ पे काम किए थे। तो कॉन्शियंस काम आता है कि कभी कभी एथिकल डिलेमा हो जाता है तो वहाँ पे नहीं समझ में आता है, तो वहाँ पे कॉन्शियंस काम आता है। कभी कभी रूल्स बहुत एम्बिगुअस होते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो वहाँ पे कॉन्शियंस काम आता है। और ऐसे 3-4 पॉइंट आप बता सकते हो कि कहाँ कहाँ हम कॉन्शियंस का यूज कर सकते हैं। तो लेकिन हर जगह कॉन्शियंस आपका सही नहीं होता है। हो सकता है कि आपके अंदर बायसनेस पहले से हो, स्टीरियोटाइप हो, आपका जो अपब्रिंगिंग हो उसके वजह से आपके अंदर कुछ चीज़ें हो जिससे आपका कॉन्शियस कुछ मतलब किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या किसी के लिए कुछ निगेटिव आपको अंदर थॉट हो, तो हर जगह कॉन्शियंस सही नहीं होगा। तो हमें लॉ, और इसमें भी वही सेम पुराना क्वेश्चन, जो लॉ मोरल इंट्यूशन और मोरल रीजनिंग सेम चीज़ वही है कि जो मोरल रीजनिंग मतलब लॉ फैक्ट एंड ये सब चीज़ें हैं, और जो मोरल इंट्यूशन है वो आपका कॉन्शियंस है। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन कितना ज़्यादा सिमिलर होता है। बस आपको जो 50 कीवर्ड्स हैं उससे मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ आपको बार बार लिखनी है, उसमें से कुछ आप 4-5 पॉइंट वहाँ पे जो लिखे हो उससे अलग आप इधर 4-5 पॉइंट मिला के कुछ लिख दो। आपको सिलेबस एकदम प्रॉपरली याद होना चाहिए कि पहला चैप्टर क्या है, दूसरा, हर चैप्टर से एक करके लिख दो। और कुछ जो मैंने 60 कीवर्ड बताए हैं तो कभी नोलान का यूज कर लो, कभी गांधी जी का प्रिंसिपल यूज कर लो, कभी सोक्रेट, जितने भी हैं थिंकर्स बताए हैं, कभी रिलीजन का यूज करके एक एक पॉइंट ऐसे करके आप बना सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही थे, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। प्रोबेबिलिटी इज द इसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस। प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा जरूरी है
एक इफेक्टिव गवर्नेंस और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी का मतलब डेफिनेशन दे सकते हो। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है अटमोस्ट इंटीग्रिटी इन द वर्किंग। तो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर अटमोस्ट इंटीग्रिटी अगर वो दिखाता है तो उसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी रहेगा तो हम प्रॉपरली अकाउंटेबिलिटी रहेगी। इसके अलावा जो हम होगा रिस्पॉन्सिवनेस रहेगा, वर्क कल्चर अच्छा रहेगा, आप एक तरीके इनोवेटिव वे में काम करोगे, अपने इमोशंस को रेगुलेट करके काम करोगे, जो रिसोर्सेज हैं उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करोगे। और फिर इन सभी को जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको आप किसी एक प्रिंसिपल से जोड़ दीजिए कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल होगा, कम्युनिटेरिज्म प्रिंसिपल होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल एथिक्स होगा कि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ हो सकता है, कुछ गलत भी काम इसमें रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा पॉजिटिव मोटिव पे लेके रहेगा, ऐसे मैं बनाऊंगा रूल्स और रेगुलेशन। तो मतलब जितने भी ये थ्योरीज हैं डियोंटोलॉजी कि मैं निष्काम कर्मा फॉलो करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे लिए ये प्रॉपरली मेरे पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये चीज़ें एथिकल एल्टुरिज्म फॉलो करूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं आप प्रोबेबिलिटी में आप बता सकते हो, इंटीग्रिटी होगी तो एक तो पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ेगा जो डिपार्टमेंट है उस पर, और वर्क कल्चर अच्छा होगा, और टीम बिल्डिंग होगी, लीडरशिप आएगा। ये सब चीज़ें करके आप बता सकते हो। उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, तो ये और सबका एग्जाम्पल आपको जरूर देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, एक्सप्लेन देयर रिलेवेंस इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो गुरु नानक जी की जो टीचिंग्स हैं कि मतलब दान, दया, निर्वीर, सेवा, ये आपके कार्डियल वर्चूज थे सिखिज्म के, तो ये सब आप बता सकते हो कि कंपैशन होना चाहिए, वननेस ऑफ बीइंग होना चाहिए, और इसके अलावा रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, सबके रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें 5-6 जो पॉइंट है आप बता सकते हो। उसका रिलेवेंस क्या हो जाएगा उन पॉइंट का कि अगर अब सोसाइटी में प्रॉपरली वो होगी तो सोशल हार्मनी होगी, एक दूसरे का टॉलरेंस होगा, और सोशल कैपिटल अच्छा होगा, आप ऐसे बता सकते हो। और अगर सस्टेनेबिलिटी रहेगी, अगर हम उतना लालच नहीं करेंगे तो, और ये सब चीज़ें करके आप बता सकते हो। और सबको ये है कि कोई ना कोई प्रिंसिपल में, मतलब अगर आप देखो 6-7 पॉइंट लिख रहे हो तो 2 से 3 पॉइंट आपको, जो मैंने 60 कीवर्ड बताए हैं, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट आपको उससे लिखना है। बाकी जो 3-4 पॉइंट है आप नॉर्मल ये कॉमन वर्ड लिख सकते हो एथिक्स के। तो इससे ये हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा एथिक्स भी नहीं आप उसमें डाल दोगे कि पूरा एकदम जैसे लग जाए थ्योरेटिकल एकदम तुम आपने लिखा है। तो मिक्स प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। 2-3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज कर लीजिए और बाकी 3-4 जो है कॉमन वैसे ही रहें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल, हाउ डज इट इनहेंस गुड गवर्नेंस। तो सोशल कैपिटल क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है सोसाइटी में एक दूसरे का, और हार्मनी होता है, तो ये आपका सोशल कैपिटल होगा। ये इनहेंस गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कैसे आपको इंक्रीज करेगा, तो गुड गवर्नेंस ऐसे इंक्रीज करेगा तो सोसाइटी आपका सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल पे, ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल पे ये सब रहोगी। इसके अलावा सोसाइटी में आपका ऑनेस्टी रहेगा, मोरालिटी रहेगा, तो ये सब आप इंटीग्रेट उससे कर सकते हो। और सोशल कैपिटल से ये रहेगा कि फिर आप इसको इंटरनेशनल एथिक्स में भी बता सकते हो कि सब दूसरे एक दूसरे को मानेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम का प्रिंसिपल रहेगा। और इंटरनेशनल जो एड है ये भी एक तरीके से सोशल कैपिटल का ही है। जो हम वैक्सीन मित्र किए थे वो भी एक तरीके से सोशल कैपिटल का ही है। बाकी जो CSR, जो कंपनीज का CSR इनिशिएटिव होता है वो भी सोशल कैपिटल के ही तरीके से होता है। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो कि मतलब लोगों का डेवलपमेंट होगा, जो टारगेट जो लोग बहुत पिछड़े हैं या फिर जो ऐसा रीजन्स है तो वहाँ पे आपका उनका भी डेवलपमेंट हो सकता है, हम उनके बारे में भी सोचेंगे। एक तरीके से इंक्लूसिव गवर्नेंस जो होता है कि सबका, नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द सोसाइटी, बाइबलिकल एथिक्स, ये भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप करके इसमें बता सकते हो। तो ये रहा आपका पूरा जो पार्ट ए का पूरा क्वेश्चन है 2023 का, उसको हमने डिस्कस किया। जो नेक्स्ट है वीडियो है उसमें हम 2022 का डिस्कस करेंगे।
और जो केस स्टडीज़ हैं उनको सारा केस स्टडी एक ही बार में डिस्कस करेंगे। अभी जो पार्ट 1 है सिर्फ हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।